नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज की कहानी, पेइंग गेस्ट। दरवाजे की घंटी बजी। जतिन ने देखा। मिताली उठी, दरवाज़ा खोला। सामने नरेश मोहन था। उसे देखते ही मिताली के चेहरे पर खुशी छा गई थी। ओह अंकल, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। उसने सुना कि नरेश पूछ रहा था, क्या हुआ बेटे? दोपहर से नल खराब है, पानी टपक रहा है। प्लम्बर को बुलाया पर आता ही नहीं है। मिताली ने इसरार किया। आप एक डांट लगाएंगे तो फौरन आ जाएगा। बात करते करते वो भीतर चले गए थे। मिताली उनके कंधे पर लगभग झूलने लगी थी। आगे की बातचीत वो सुन नहीं सका था। आवाज़ें धीमी हो गई थीं। उसने खुसर फुसर के रूप में ही सुनाई दे पाया। वो उसने सुना। इतना अरसा हो गया। उसकी बेटी ने उससे इस तरह बात नहीं की, और इस गैर से इतना अपनापन। वो ड्राइंग रूम के बराबर अपनी स्टडी में बैठा किताबें पढ़ने का नाटक कर रहा था, और करे भी क्या दिन भर। उर्मिला भी आएगी और अभी कमरे से निकलकर, और निमेश भी। सब लोग मिलकर ऐसे बातें करने लगेंगे जैसे उनके घर में मेरा कोई वजूद ही नहीं हो। घर का ही क्यों, ऐसा लगा जैसे मेरी बीवी का पति और बच्चों का पिता वही हो। मैं देखो क्या उल्लू की तरह यहाँ बैठा हुआ हूँ अकेला। वो सोचने लगा। फिर ख्याल आया, क्या करूँ। लौट कर आने के बाद उसने जब इस नरेश मोहन को इतने अधिकार के साथ घर में आते देखा था तो उर्मिला से कहा था, क्यों आता है ये आदमी यहाँ पर? मुझे इसका आना पसंद नहीं है। उर्मिला ने टका सा जवाब दे दिया था, ये तो इस घर में जाने से पहले सोचना चाहिए था। जानते हो, जब तुम हमें बेसहारा छोड़कर चले गए थे तो इस नरेश मोहन ने ही हमें सहारा दिया था। जिनके बाद से उसने कुछ कहना सुनना ही बंद कर दिया था। एक आध बार शिष्टता में उसने उसे नमस्कार भी किया था, और अब तो वो भी बंद हो गया था। नरेश मोहन ही उसके सामने पड़े और नमस्ते जतीन जी कह दे तो वो जवाब दे देता, अन्यथा नहीं। इतना बेशरम जीव है। जानता है मुझे इसका इस घर में आना पसंद नहीं, फिर भी चला आता है। फिर सोचने लगा कि नरेश मोहन को उसकी परवाह क्यों होने लगी, जब उसके बीवी बच्चे ही उस पर बलिहारी रहते हैं और वो सारे हालात से वाकिफ है। भीतर से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थीं। उसने उत्सुकता से जानना चाहा कि क्या बातें हो रही हैं। वो बाहर सिंह के पास हाथ धोने के बहाने कान लगाकर सुनने लगा। निमेश अपने स्कूल के किस्से सुना रहा था और उस पर सब हंस रहे थे। निमेश उससे तो कभी ऐसी बातें नहीं करता। वो पूछता रहता है और तब भी नहीं करता। तभी नरेश मोहन की आवाज़ सुनाई दी, हेलो निमेश, किताबें ले आओ। मुझे मालूम है तुम मैथ से बचने के लिए ये सब कर रहे हो। निमेश किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठा और किताबें लाने चला गया। उर्मिला जी, वो आपने डायबिटीज़ की पेशेंट का जिक्र किया था ना, जिसकी टांग कटने वाली है? मैंने अपनत्व संस्था वालों से बात कर ली है। वो उसकी नकली टांग का खर्च देने को तैयार हो गए हैं। सच प्रोफेसर साहब, आपको इसी बात पर हलवा खिलाती हूँ। और वो बिना उसकी ओर नज़र डाले किचन में चली गई। मिताली वहीं बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी शायद। नरेश मोहन की आवाज़ आई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं मिताली? पहले तुम्हें समझा दूँ। नहीं अंकल, निवेश को पढ़ाइए, मैं बाद में समझूंगी। किचन में हलवा भूना जा रहा था। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। उसे भी मिल जाए खाने को तो, लेकिन किस परायपन के साथ। मिताली आएगी, चेहरे पर गंभीरता ओढ़े, कहेगी, पापा आपका हलवा, और चली जाएगी। वो फिर अकेला रह जाएगा। उसके अधिकार तो इस नरेश मोहन ने ले लिए। ये हलवा अब गले के नीचे भी नहीं उतरने वाला। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोचा, घूम आऊं। हो सकता है इतनी देर में ये नरेश मोहन नाम का जीव यहाँ से चला जाए। उसने कमीज पहनी और बाहर निकल आया। एक बार पलट कर देखा कि हो सकता है कोई उसे पुकारे, लेकिन शायद किसी को उसकी ज़रूरत न थी। किसी की आवाज़ें उसका पीछा कर रही थीं। मेन गेट पर उसकी उस चट्टी सी नज़र पड़ी। डॉक्टर
डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव। नेम प्लेट पर उसका नाम हटा दिया गया है। जब भी घर में घुसता है और देखता है तो कसमसा कर रह जाता है। एक अनएम्प्लॉयड ठुकराया हुआ आदमी, और कर भी क्या सकता है। पहले यहाँ लिखा था हमारा घर, डॉक्टर उर्मिला और जतिन श्रीवास्तव। ये शायद घर ही नहीं रह गया है, कम से कम उसके लिए तो नहीं। शायद सराय नाम दे सकता है और वो इस जगह को फ्री में खाने पीने की सुविधा का आनंद ले रहा है। उर्मिला ने उसे अपनी ज़िंदगी से हटा चुकी थी। उसने सोचा कि उसका नाम एक ही तरफ दे, लेकिन फिर सोचा क्यों लिखवाए अपना नाम, और मजाक उड़ाएंगे आसपास के लोग। ऐसे ही ठीक है, ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलने दो। वैसे भी गलती किसकी है। वो घंटों इस बात को सोचने लगा। जवाब भी भीतर से आया कि शायद अपनी ही। इसी समय तो पाँव जमीन पर नहीं पड़ते थे उसके। एक बहुत बड़े अखबार में स्पेशल करस्पॉन्डेंट। कम से कम उसे ये गलत फहमी थी कि वो सत्ता का केंद्र है। सरकारें बनवा सकता है, सरकारें बिगड़वा सकता है। एक आध मंत्री का खेल तो कर ही सकता है, और राजनीति के इस खेल में ना जाने कितने हाथों का खिलौना बना। पैसा खूब आया, इस रफ्तार से आया और उसी रफ्तार से उड़ता भी गया। ये मकान उसने जरूर बना लिया। अभी आज उसके सर पर एक छत है, नहीं तो हो सकता है कि उर्मिला उसे घर में कदम भी ना रखने देती। शर्मीली, इस नाम से उर्मिला को नफरत है। आज तो उसे भी नफरत है, लेकिन एक ज़माना था कि जब वो उस पर फिदा था। उसके अखबार में ही करस्पॉन्डेंट बनकर आई थी। पता नहीं वो करस्पॉन्डेंट कैसे बन गई थी। शुरू में तो वो काफ़ी गुस्साया था अपने बॉस पर। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर लेता है। सिफारिश में भी कम से कम कुछ तो टैलेंट देख लेना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसे शर्मीली की कॉपी ठीक करने में मज़ा आने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि वो उसके लिए भी कॉपी लिख देता था, बस वो उसके सामने बैठी रहे। वो देर से घर पहुंचने लगा और आधी आधी रात तक बिजी होने के बहाने थे। मिलने जुलने वालों के लंबी फेहरिस्त थी उसके पास। किसी की पार्टी, किसी की मीटिंग, किसी के लिए कुछ काम। आखिर पैसा यूं तो नहीं आता। वो उर्मिला की को इस बात का पता भी नहीं चला कि उसे अपने काम से ही फुर्सत ना थी। हॉस्पिटल के बाद घर और बच्चे, और ऐसी खबरों के पंख होते हैं, चाहे कितनी ही धीमे उड़ें उड़ती हैं। उसके और शर्मीली के इश्क के चर्चे भी उर्मिला तक पहुंच गए थे। धीरे धीरे उर्मिला पर यह राज खुलने लगा कि वो किसी एमपी मंत्री के साथ नहीं, शर्मीली के साथ बिजी है। शहर में अकेली ही तो रहती थी शर्मीली, इसलिए आसानी भी थी। एक बड़े बंगले की बरसाती में किराएदार थी। बंगला ज़्यादातर बंद रहता था। उन दोनों की आज़ादी में खलल डालने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। अब वो शर्मीली के इश्क में चारों ओर से कटता गया, उसे खबर भी ना हुई। वो तो हवा के घोड़े पर सवार था। बॉस ने उसे एक दिन डांट लगाई, आजकल काम पर ध्यान नहीं रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। बात पर बॉस से वो झगड़ बैठा और अगले महीने उसने एक छोटे से न्यूज़ चैनल में अपने लिए बड़ी सी नौकरी फिट कर ली। अरे जहाँ जाऊँ वहाँ नौकरी कर लूँ। कई मंत्री मेरे आगे पीछे पड़े हैं, उनका काम संभाल लूँ, और मैं टक्कर में नहीं पड़ता किसी के। कम से कम दोस्तों के बीच दारू पीते हुए तो ये बड़ी बड़ी बातें मारता। लेकिन ये इश्क का चक्कर बहुत बुरा होता है। उधर चैनल की नई नौकरी में 12-12 घंटे उसकी ऐसी की तैसी हो रही थी। यहाँ मंत्रियों का रोब मारना भी बेकार था। इधर ना शर्मीली को संभाल पा रहा था, ना उर्मिला को। उर्मिला नाराज थी। अब तक खामोश रहने वाली उर्मिला अब अपनी नाराज़गी का इजहार करने लगी थी, और शर्मीली की फरमाइशें बढ़ने लगीं। वो अब उर्मिला और उसके तलाक की डिमांड रख चुकी थी। खेल खेल में शुरू हुआ सिलसिला कहाँ पहुँच गया है, खुद उसे समझ नहीं आ रहा था। कशमकश बढ़ने लगी और उसे फैसला लेना ही पड़ा। एक दिन वो कपड़ों की अटैची लेकर घर से निकल गया। शर्मीली की बरसाती में उसका नया आशियाना बन गया था। बच्चों के आंसू भी नहीं देखे उसने। जिन बच्चों से अलग होने की बात वो सोच नहीं सकता था, वो उस समय घर के एक कोने में खड़े डरे सहमे उसे जाते देख रहे थे, और उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उर्मिला की तरफ तो देखने की फुर्सत ही कहाँ थी।
उसने सोचा था कि कुछ दिनों बाद उर्मिला से कहूंगी कि घर खाली करने के लिए हॉस्पिटल की ओर से फ्लैट मिल जाएगा उसे और वो अपने घर में शिफ्ट होकर जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो पाया। ऐसा हम सोचते हैं, अगर वैसा हो जाए तो बात ही क्या है। उसने उर्मिला से घर खाली कराने को कहा तो तूफान आ गया। जतिन ने सोचा था कि उसके भाई उसका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने भाभी का साथ दिया। उनकी बीवियां उर्मिला के साथ थीं। उसे लगा कि जैसे सारा खानदान उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। उर्मिला उसके बॉस के पास भी चली गई। उसका रोना सुनकर बॉस भी पसीज गया। वो उसकी लापरवाहियों से पहले ही दुखी था। कुछ दिन बाद जतिन को ऑर्डर मिला जम्मू जाने का। जमी जमाई नौकरी हाल में ही खो चुका था। अब अचानक नई नौकरी कहाँ से लाए, कोई चारा भी नहीं था कि जम्मू में ज्वाइन करने के अलावा। शर्मीली का रो रो कर बुरा हाल था। वो कह रही थी कि जतिन नौकरी छोड़ दो, वहां तो जान का खतरा भी है। लेकिन कैसे छोड़ दे नौकरी, क्या शर्मीली के पैसों पर गुजारा करे। इस बीच वो शर्मीली के उकसाने में उर्मिला पर तलाक का मुकदमा कर चुका था। मुकदमेबाजी के लिए भी तो पैसा चाहिए था। उसने कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं मानी। पहले हर हफ्ते वो शर्मिली से मिलने दिल्ली आता। वापसी का कोई जुगाड़ ही फिट नहीं हो रहा था। उसे लगा अब वो कभी दिल्ली ना आ पाएगा। धीरे धीरे उसका दिल्ली आना कम होता गया और 2-3 महीने में एक आध बार आता। शर्मिली ने भी शिकायतें कम कर दी थीं। चलो अच्छा ही है। उसने सोचा कि ज़िंदगी से उसने सबक ले लिया और मुश्किलों से लड़ना सीख लिया है। लेकिन ये शायद भ्रम था। एक शाम उसका मन उचाट हो रहा था। इतना अकेलापन कि दिल कर रहा था कि शर्मिली के कंधे पर सर रख के रोए। एक वही तो है दुनिया में जिसके सहारे वो जालिम दुनिया का मुकाबला कर रहा है। अचानक ही दिल्ली के लिए निकल लिया। सोचा कि शर्मिली को सरप्राइज देगा और अगले दिन लौट लेगा। सुबह सुबह ही वो शर्मिली को की डोरबेल बजा रहा था। काफ़ी देर तक बेल बजाता रहा पर कहीं दरवाज़ा ना खुला। शर्मीली आंखें मलती हुई दरवाज़ा खोलती है और इससे पहले कि कुछ कह पाती या सुन पाती, वो घर के भीतर सीधे बेडरूम में घुस गया। ड्राइंग रूम के नाम पर वहाँ कुछ भी था नहीं। बेड के बराबर में 2 अलमारियाँ और थोड़ी ओट कर रखी हुई थीं, ताकि आने जाने वालों की निगाह सीधे बिस्तर पर ना पड़े। दरवाजे के पास वाली खाली जगह में 2 कुर्सियाँ डाल दी गई थीं। उसने बैग एक तरफ पटका और शर्मीली को बाहों में ले लिया, लेकिन धक्के से रह गया। बिस्तर पर नजर गई, वहाँ कोई सो रहा था। ये कौन, क्यों और कैसे? उसने शर्मीली की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ भी ऐसा नहीं था जिस जो वो कुछ बताती। उस चेहरे की आँख खुल गई थी। उसके सामने ही शर्मीली ने कहा कि कब तक इंतज़ार करती तुम्हारा, तुम तो समस्याओं से इस कदर घिर चुके हो। लगता है बीवी से तलाक लेने की में ही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। जतिन कुछ कहने की या समझाने की कोशिश करता, इससे पहले ही सारी बातें बंद हो चुकी थी। इतना आसानी से कह गई थी शर्मिली ये सब। वो शर्मिली जो कभी इस शहर में उसके बिना अकेली थी, अधूरी थी। लेकिन अब क्या हो, वो कह भी तो नहीं सकता था कुछ, सिवाय इस सलाह पर के शुक्रिया अदा करने के। वो वहां से निकल आया हमेशा के लिए। कहाँ जाऊंगा इस शहर में, अपने घर। शर्मिली के लिए तो कह देना कितना आसान है, वहाँ कदम रखना उसके लिए उतना आसान नहीं। सारी खबरें मिल जाती हैं उर्मिला को, पता नहीं कहाँ से। हो सकता है उस शर्मिली की कुछ कारगुजारी के बारे में पहले से ही उसे पता हो और वो खुश हो रही हो। अब मजाक नहीं उड़ाएगी उर्मिला कि आ गए मजनू अपनी लैला के यहाँ से धक्के खाकर। पता नहीं घर में घुसने देगी भी या नहीं। वो होटल में टिक गया। जम्मू लौटकर काम में उसका मन नहीं लग पाया। कई बार मन करता कि उर्मिला से बात करे। सोचता कि बच्चों से ही बात कर लूं, फिर कह देता नहीं। जिंदगी में खोखलापन बढ़ता जा रहा था। एक दिन पता नहीं कैसे वो इसी असमंजस में काम पर अंट शंट बोलता गया। डायरेक्ट टेलीकास्ट था। काट।
भले ही टेलीकास्ट में वो भूल सुधार ली गई, लेकिन उसे माफ़ नहीं किया गया। उसे हाथों हाथ कह दिया गया अलविदा। जमाने का भारी भरकम स्पेशल करस्पॉन्डेंट फिलहाल सड़क पर। जम्मू में रहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। दिल्ली लौट आया और यही उसकी कर्म भूमि है। फिर से शुरुआत करो जतिन श्रीवास्तव। बड़ा निष्ठुर शहर है ये दिल्ली भी। इतने दिन में तो ऐसा लगता था कि ये शहर उसे भूल गया है। नई नौकरी के लिए एमपी मंत्रियों से पैरवी भी करनी होती, लेकिन सबने आंखें फेर लीं। उसके लिए वक्त निकाल पाना ही बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। कि वो पुराने दोस्त जो उससे बात करने के लिए तरसते थे, खास तौर से ब्रेकफास्ट और डिनर पर इंतज़ार किया करते थे, या मीटिंग में बिजी होते या बाथरूम में फेंकी हुई मक्खी की तरह हो गया था। फिर भी कुछ पुराने दोस्तों ने कहीं से उसके लिए लिखने लिखाने का जुगाड़ फिट कर दिया था, ना ही कि वो भूखा ना मरे इस शहर में। मुकदमे की तारीख के दौरान एकदम सख्त दिखाई देने वाली उर्मिला को उस पर रहम आ गया। कह दिया कि चाहे तो वो घर आकर रह सकता है। 3 साल बाद कदम रखा था उसने अपने घर में। बच्चे कितने बड़े हो गए थे। मिताली बोर्ड का पेपर दे रही थी और निमेश ने अच्छा कद निकाल लिया था। 8वीं में आ गया था वो। उसके मन ने कहा कि अब बच्चों को कलेजे से लगाकर ही उसको ठंडक पहुंचेगी। उसने निमेश को बाहों में लिया तो कितना अपरिचय था उसके व्यवहार में। धीरे से उसने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया था। मिताली भी बस दूर से ही मिली। उसे लगा कि वक्त लगेगा और ये दूरियां काटने में, लेकिन कुछ ही दिन में उसे लगने लगा कि शायद ये दूरियां कभी ना पट पाएं। शाम होने से पहले ही नरेश मोहन आ जाता था। उसका इंतज़ार अब इस घर में ऐसे होता कि जैसे कभी उसका हुआ करता था। वो नरेश मोहन बच्चों को भी हिसाब पढ़ाने आता था, लेकिन लगता था कि पूरे घर का हिसाब किताब उसने ही संभाल रखा है। बच्चों ने ही बताया था कि पापा, नरेश अंकल आपके पीछे मम्मी के हॉस्पिटल से आने तक हमारे साथ रहते थे। फिर उसने घर के दूसरे काम भी संभाल लिए थे। नल टपक रहा हो तो नरेश जी, टीवी ठीक कराना हो तो नरेश जी, बच्चों के स्कूल जाना हो तो नरेश अंकल। वे प्रोफेसर थे और दोपहर बाद फ्री इन जिम्मेदारियों के लिए अकेले जीव नरेश मोहन के लिए समय निकालना बड़ा आसान था। वो अपने अकेलेपन को बांटने के लिए ही पराए घर में अपना घरौंदा बना चुके थे, लेकिन वो तो अपने ही घर में पेइंग गेस्ट हो गया। नहीं, पेइंग गेस्ट भी नहीं। मिला ने कहा था कि तुम्हारे बुरे वक्त में इतना तो कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए 2 वक्त का खाना और कुछ पैसे का इंतजाम कर दूँ। सब कुछ सही समय पर उसे खाने पीने के लिए मिल जाता था। कपड़े धुल जाते थे, लेकिन दूरियां नहीं पड़ पाई। कुछ दिन से घर में जमने के बाद उसने उर्मिला से नरेश के आने पर आपत्ति दर्ज कराई, तो उसने बहुत प्यार से उसकी आपत्ति खारिज कर दी। सचिन, तुम इस रिश्ते को कोई भी नाम दे सकते हो, मैं कोई प्रतिवाद नहीं करूंगी। दरअसल तुम इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन इंसानियत के उस रिश्ते को मैं अब कभी छोड़ नहीं सकती। एक घुन था जो उसे खाए जा रहा था। उसके सामने ही उर्मिला चाय की प्याली लेकर आएगी और नरेश मोहन को कमरे में लेकर चली जाएगी। क्या नाम दूं इस रिश्ते को? जो भी हो, इस रिश्ते ने उसके लिए घर में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। खुद से कहता कि जतिन यही देखना और बाकी था। अजीब है ये उर्मिला भी। मुकदमे के लिए जाती है तो इस बेरोजगार पति को साथ बैठाकर ले आती है। उसे लगा कि वो पिघल रही है। सोचा वक्त के साथ ये नरेश मोहन भी सीन से गायब हो जाएगा। एक रोज उसने कहा कि मैं ये मुकदमा वापस लेना चाहता हूँ। क्या फ़ायदा मुकदमे का? फ़ायदा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और मिला क्या बात कभी भुलाई नहीं जा सकती। माफ़ कर सकती थी, पर भुला नहीं सकती। अगर तुम वक्त रहते शर्मीली के लिए वो छोड़कर हमारे पास आ जाते तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन तुम्हारी वापसी हमारे प्यार की वजह तो नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। उसकी मुस्कान वो झेल नहीं पाया था। इतना दर्प था उस मुस्कान में।
यानी उसे सब कुछ पता था शर्मीली के बारे में। तब से उसने उर्मिला से कुछ भी कहना छोड़ दिया। वो कितनी भी कोशिश करे, घड़ी पर बार बार उसकी नज़र चली ही जाती है। और फिर नरेश मोहन के आने का वक्त हो रहा है। क्या फ़ायदा यहाँ बैठे रहने से। उसने कमीज पहनी और घर से बाहर निकल आया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पेइंग गेस्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ है। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी